साउंड पढ़ाएं, सबसे पहले उनको को साउंड पढ़ाएं, उसके बाद टेंशन पढ़ाएं, क्योंकि उसके पहले टेंशन तुम लोगों को पहले ही। हाँ समझाए सब क्या होता है टेंशन, टेंशन के कंपोनेंट पढ़ाए। हाँ सर बड़ा के कहते बेटा तुम सब जो कोचिंग से पढ़ के आते हो ना, कोचिंग वाले सर को किसी दिन लाना है 10 लोगों के पैनल में बैठ के जब इंटरव्यू देंगे तब समझ आएगा कि हम लोग क्या होना है। यही सिस्टम है। नहीं नहीं दोस्त तुम्हारा नहीं है बच्चा, बस यही है कि अब जब आप किसी व्यवस्था में इस तरह से चल रहे हो कि आपको लगे कि आप जितना कराएंगे सब कुछ वैसे ही चलेगा, आप समझ जाओ आप दूसरों को बस बेवकूफ बना रहे हो। अरे ठीक है सब कुछ मिल जाए जिंदगी में, तो कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो जिंदगी जीने का। वेट की हम बात किए थे, वेट हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर, हम लोग पढ़े। और टेंशन की बात करते हैं भैया, टेंशन की बात कर लिए थे, कुछ फंडामेंटल फोर्सेस की बात किए थे। 4 फंडामेंटल फोर्स थे, कौन कौन से? और ये है तुम्हारे सर। टेंशन हमेशा क्या होता है, टाइट वाले एंड के अपोजिट साइड में होता है। ये वाला एंड टाइट है तो इसके इस साइड होगा, ये वाला टेंट है टाइट है तो क्या होगा, इसके इस साइड होगा। जो भी टाइट एंड होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा टेंशन लगता है हमेशा। कोई भी रोप होगा या स्ट्रिंग होगी, कोई भी चीज होगा, वायर होगा, उसके तो बात क्या, हाँ हमेशा पुलिंग नेचर में होता है। ठीक है हाँ ये सब हो। 4 फंडामेंटल फोर्स है हमारे। हाँ बच्चा बोल, कल ही तो कराया यार, कल तो हो गया था ना ये, कल यही तो कराया था, मैंने लेक्चर भी सेंड कर दिया है। अगर आप लोग सब कुछ पढ़ेंगे जितना बता रहे हैं आपके लिए वो सफिशियंट है, उससे उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। बस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना है, वो भी कराएंगे, पहले आप लोगों को थोड़ा पढ़ा लें। क्वेश्चन भी जो कराएंगे न्यूमेरिकल के वो भी थोड़ा ठीक ठाक रहेंगे, तो आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ एक तो पूछे थे और वो बता ही नहीं पाए क्या करते जाने। नहीं करना है ये सब का, इन सब चीजों में नहीं पढ़ो, लेकिन हाँ ये है कि अननेसेसरी कोई डिस्टर्ब करता है तो करो। हाँ बच्चा, इंटरनल में नंबर नहीं देंगे। एक बार बोलिए नाम बता देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, क्वेश्चन में कह रहा है आपसे ए ब्लॉक ऑफ मास, ये मैंने करने के लिए दिया था शायद, ये क्वेश्चन करने के लिए था, होमवर्क दिया था ना आपको। क्वेश्चन है ब्लॉक ऑफ मास 2 kg ऑन ए फ्रिक्शनलेस प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज सपोर्टेड यूजिंग ए स्ट्रिंग अटैच्ड टू द बॉडी एंड हेल्ड एट ए angle of 60 degree to the plane, compute the tension in the string if the block is stationary। ब्लॉक अभी क्या है, स्टेशनरी स्टेट में है। भैया एक स्ट्रिंग लगा हुआ है तो अभी इसी बात में टेंशन क्या होगा, टेंशन हमेशा क्या होगा, ठीक है इसके टाइट वाले एंड के दूसरे साइड होगा जो भी लगा होगा। ये इंक्लाइंड है 60 डिग्री, तो अब ये से बात हम भी इसको क्या होगा 60 पे यहाँ खींच रहे होंगे। इसका वेट हमेशा किधर लगेगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, वेट को हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये एंगल यहाँ 60 है तो मैंने कल चलते चलते बताया यहाँ एंगल भी क्या बनेगा, मैंने कल थीटा से बताया था, हालांकि यहाँ 60 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 60। अगर ये W कंपोनेंट है, जरा ध्यान से देखना, अगर ये स्लाइड होगा तो किधर जाएगा, नीचे जाएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर किधर लगेगा, इसका पीछे पे। अच्छा ये 60 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, टेंशन इसमें क्या होगा, जो धागा इसमें लटका रखे हैं वो टांगा क्या होगा, इस टाइट वाले एंड के क्या होगा, ऊपर होगा कि नहीं होगा। इस टेंशन को हम क्या कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं, इसके 2 कंपोनेंट में इसको ब्रेक कर रहे हैं। ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका क्या बनेगा, टी कॉस 60 डिग्री। ये आएगा ना, बेस में क्या आता है कॉस आता है, ये वर्टिकल वाले कंपोनेंट में क्या आता है साइन। अच्छा यहां से इसको ब्रेक करेंगे, जरा इसका वेट को देखो। हाँ तो टेंशन बताना है बेटा, इक्वेशन में किसी को इक्वेट करोगे तभी तो बताओगे, टेंशन हवा में तो बता नहीं पाओगे। हाँ हाँ वैल्यू कैसे निकालोगे, कोई इक्वेशन एक्सप्रेशन होगा तभी तो निकालेंगे बच्चा।
तो जब इसको हम रिजॉल्व करेंगे तो देखो ये नीचे है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके साथ कॉस जाएगा, लेकिन इसके साथ क्या जाएगा साइन, ये क्या जाएगा डब्ल्यू इसका वेट साइन 60 डिग्री, और इधर क्या रहा है इसका टेंशन टी कॉस 60 डिग्री। ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। जब नेट फोर्स हमारा जीरो होगा तो ये दोनों क्या होंगे इक्वल। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो क्या होगा डब्ल्यू साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा टी कॉस 60। सबकी वैल्यू रख लेंगे, यहां से इसको अगर सॉल्व करते हैं, बाकी यहां दिया है आप चाहो तो यहां से भी कर सकते हो, अदरवाइज सबकी वैल्यू रख लेते हैं। वैल्यू रखेंगे क्या आएगा बताओ, डब्ल्यू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है भाई √3/2 इक्वल टू 2 कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 2 से 2 क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा W√3, और W कितना दिया है, G की वैल्यू 10 दिया है, और W कितना है वेट मास कितना है इसका, अरे W इक्वल टू क्या होता है m × G होता है mg√3। मास कितना है इसका 2 kg, और G की वैल्यू कितना है 10 × क्या होगा 2 20 ये इतना न्यूटन का क्या आ जाएगा इसमें टेंशन बस। वहां पे आपने टी कॉस 60 लिखा था, ऊपर की तरफ फोर्स लगी उसको आप टी साइन 60 ले लीजिए बाहर। अरे तो बेटा इन दोनों फोर्स को जो बैलेंस करने वाला फोर्स है उसको लेंगे ना, इसको कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा है, अगर न्यूट्रल है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है वही तो बैलेंस करेगा। भाई दो फोर्सेस एक दूसरे को कैसे बैलेंस करेंगे, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो। तो अगर इस पे नेट फोर्स जीरो आ रहा है, ये कब होगा, ये तभी होगा जब ये वाला कंपोनेंट दोनों क्या होगा मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन इनका क्या होगा अपोजिट, तभी तो इक्वल कर रहे हैं इनको। भाई इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब इस पे जितने फोर्सेस लग रहे हैं इनका वेक्टर सम जीरो होगा, या अगर दो ही फोर्स लग रहे हैं तो दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे सेम होंगे, बट डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट होगा। ये नीचे की तरफ लग रहा है, ये ऊपर की तरफ, इसका मतलब इस फोर्स को ये पूरा क्या करेगा बैलेंस करेगा, तभी तो नेट फोर्स जीरो आ रहा है भाई। तो हमने क्या W sin 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा T cos 60 इक्वेट कर लिया। अच्छा ऐसे इक्वेट अरे बेटा तुम्हारी कहानी यहां हो जाएगा W sin 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा T cos 60 हो जाएगा। तो यहां से हम sin 60 की वैल्यू रख लिए, cos 60 की वैल्यू रखे, फिर W वेट इक्वल टू क्या होता है भाई m × G होता है, कल भी पढ़े आप जानते भी हो। मास कितना दिया 2 kg, G की वैल्यू दिया 10, यहां रखे, आ गया आंसर अपना 20√3 न्यूटन आ गया फटाफट लिखो नोट करो इसको, कल इसको दिया था ना करने के लिए, नहीं लिए क्या तुम नहीं लिए क्या, अरे तुम चलो करो करो करो, लिख 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 जल्दी कर लिख लिख। लिखो भाई लिखो लिखो जल्दी करिए। बच्चा बच्चा नन्ना मुन्ना मुन्ना ओ मुन्ना लिखो, क्वेश्चन नोट करो बेटा, इसको बनाओ लिखो, ये सब क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस बीच बीच में रोक लेते हैं, जब अननेसेसरी बातें हो जाती हैं तो देखो। अब इसका वेट जो भी है मैं mg में ही लिख देता हूं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। इसका वेट हमने क्या कहा था भैया, नॉर्मली एकदम नीचे की तरफ जाएगा कि नहीं, एकदम नॉर्मली नीचे की तरफ जाएगा, जाएगा ना नीचे। अच्छा तो ये इसका ये भी जो इंक्लाइंड प्लेन का जो कंपोनेंट बनेगा, अगर ये mg नीचे जा रहा है, इसके साथ कितना एंगल बना रहा होगा बताओ, कितना बना रहा है, मतलब जो भी है, मतलब इसका नॉर्मल जो होगा, अगर इसका मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो नॉर्मल क्या ऐसे जाएगा क्या, ये नॉर्मल इसका नॉर्मल ऐसे जाएगा क्या, अरे प्लेन का नॉर्मल ऐसे जाएगा क्या, हमने कहा था ना सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जाएगा। अगर यहां 60 है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, होगा 60 डिग्री का। जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ क्या जाता है कॉस, जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा है उसके साथ क्या जाएगा कॉस या साइन, साइन। तो ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा mg sin 60 डिग्री आया, ये आया, मतलब इस पे जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है वो क्या है mg sin 60 डिग्री, इधर नीचे साइड, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जिधर ये मूव कर रहा है ना। अब जरा देखा इसमें टेंशन है ये 60 डिग्री एंगल पे भाई, क्योंकि ये एंगल इंक्लाइन 60 है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी कितना आ जाएगा अपना, हाँ बच्चा वो एंगल हमेशा 60 का ही आएगा, जो टेंशन होगा ना उसी को प्लेन को इसी तरह से खींचोगे, ये ध्यान में रखना, इसको दिमाग में एकदम सेट कर लो, मेरी बात समझे।
बनाएगा वो भी होगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक ध्यान रखो। बाकी तुम आप वैसे नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हो कि उसको क्या आएगा कैसे क्या नहीं आएगा। जैसे 60 हो गया, ये कितना हो गया 90 हो गया, ये वाला एंगल क्या था तुम्हारा थीटा होता, कुछ बात मान लो कुछ ले लेते। अगर ये 90 है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंगल इधर भी क्या आएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियस बात है ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या आएगा, थीटा ही आएगा। तो जो 90 माइनस थीटा आएगा भाई, अगर मान लो ये 60 है तो ये एंगल कितने डिग्री का आएगा। अरे ये वाला एंगल कितने का आएगा, ये 60 है तो ये एंगल 30 डिग्री का आएगा। ऑब्वियस बात है ये एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा। अरे वर्टिकली फेस अपोजिट दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, होगा कि नहीं इक्वल। भाई टेंशन इसका इसी कंपोनेंट को तो बैलेंस करेगा। क्या जाएगा 30 तो ये कितना हो जाएगा 60। बाकी तो मोटा मोटा ये ध्यान रखना कि स्ट्रिंग है जो इंक्लाइंड प्लेन का यहाँ एंगल होता है वही वेट का भी एंगल बनता है, वही इसका भी एंगल बनेगा। बात समझ में आ रही है अपनी, बात क्लियर हो रही कि नहीं है बताओ, नहीं समझे। अलग से बना के मैं समझा दूं क्या इसको। हाँ अब ये देखो टेंशन वाला कंपोनेंट क्या बनेगा इधर, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका क्या होगा कॉस होगा। यहाँ क्या लिखोगे कॉस। अब इस पे नेट फोर्स 0 है, एफ नेट क्या है 0 है। इसका मतलब जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं इस पे सब क्या है 0। दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो दोनों का सम करेंगे तो इक्वल टू क्या आएगा 0। दोनों का सम 0 कब आएगा, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन साइन क्या हो अपोजिट। साइन क्या हो अपोजिट। इसका मतलब दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया इक्वेट किया, तभी तो फोर्स नेट फोर्स 0 होगा। भाई एक बॉडी है, दो पर्सन उसको खींच रहे हैं, दोनों 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, एक इधर भी 5 न्यूटन लगा रहा है दूसरा इधर भी 5 न्यूटन, तो क्या ये बॉडी मूव होगी। इसका नेट फोर्स 0 आ रहा है, कोई मूवमेंट इसमें नहीं होगा। तो उसी केस में हमने दिखा दिया दोनों कंपोनेंट को इक्वल किया, तो भाई यहां से हमने टी निकाल लिया कि टेंशन उसमें कितना होगा स्ट्रिंग में जो उसको पकड़ के खींचा है, कि अब एकदम ब्लॉक रुका हुआ है नीचे नहीं जा रहा है। सिचुएशन समझ में आ रही है आपको, आ रहा है बच्चा ठीक। अरे कई बार होता है ना स्लाइड हो रही चीज उसको हमने रोक लिया एकदम नहीं जा रही है नीचे, तो कितना आपने टेंशन लगा के रखा है उसको रुका हुआ। हाँ 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 लिख लिया भाई, चलिए आगे बढ़े। ये एंगल वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दे रहा हूं अलग से भी, कभी डाउट ना रह जाए कि बाद में ये होगा सर एक बार और बता दिए होते ना तो आ जाता, लेकिन आपने ट्राई नहीं किया। हाँ आप बताए होते तो मेरा निकल जाता, लेकिन आपने कभी ट्राई नहीं किया। चलिए इधर बच्चा ये करे बड़ी फांसी है, मतलब ऐसे क्या कहूं मैं, अब मेरी तो जिंदगी क्या कहूं तुम्हारी। ले ले क्लैरिटी बेटा। चलो मान लेते हैं यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं बच्चा। चलो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं इस प्लेन, मान लो ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। ध्यान समझना, ध्यान समझना, नहीं रटना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। इस प्लेन पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये ऐसे जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा। इसका इसके साथ कितने डिग्री एंगल है, बढ़िया। इसका वेट किधर लगेगा जरा बताना, डाउनवर्ड होगा एकदम नीचे आएगा, एकदम नीचे आएगा कि नहीं। मतलब इस सरफेस से इसका एंगल कितना डिग्री बनाएगा, इस सरफेस से इसका कितना डिग्री एंगल बनेगा यहाँ यहाँ। अरे प्लेन वाले सरफेस से तो 90 होगा, प्लेन वाले से एंगल कितना होगा, क्लियर है जरा बताओ। अगर ये एंगल 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा 90 माइनस, क्लियर होगा कि नहीं, 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं। अच्छा अब ये प्लेन देखो परपेंडिकुलर है, ये पूरा एंगल यहां से यहां तक कितने डिग्री का होगा 90, और ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना आएगा, आ गया थीटा। आएगा या नहीं आएगा बता, आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा सिंपल। अभी नहीं आया, आ गया, आ गया तो अच्छी बात है। टेंशन वाला तो अपने से भी दे सकता है, यहाँ कोइंसिडेंटली 60-60 मैच कर रहा है, वो 30 भी हो सकता है,
वो किसी भी इन जनरल किसी भी एंगल पे दे सकते हैं। मैच कर रहा है तो भाई कोई बात नहीं, भाई या 60 से आप खींच रहे हैं, उसका 60 ना ऐसे दे रहा है कि आप इसको कैसे बैलेंस करें, खींचिए। मान लो अब ये देखो, अब धागा यहां के लगा के मैंने खींच दिया, ये कैसे रोकना चाहोगे आप? भाई ये दे दिए, अब ये 90 माइनस 90 60 ये जो भी है सब बन गया, इस तरह से आ गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब ये ना ये वाली लाइन, जो ये वाली आपकी टेंशन वाली लाइन होती है ना, एक तरह से देखा जाए तो वेट को क्या कर रहा होता है, बैलेंस कर रहा होता है। मतलब वो वाली लाइन भी एकदम सीधे जा रही होती है। अगर नॉर्मली कुछ नहीं दिया है कि धागे से बांध के हम किधर से खींचे इसको, कैसे क्या करें, तो एकदम क्या होगा, ये ऊपर जा रहा होता है। क्या होता है, एकदम भाई ऊपर जा रहा होता है। मतलब ये वाला वेट और ये वाला कंपोनेंट लगभग इक्वल होता है। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, अरे वर्टिकली फेस अपोजिट एंगल्स क्या होंगे तुम्हारे, बताओ। या इस तरह से मतलब निकाल सकते हैं। मतलब वहां 60 जो दिया है ले लिए, बाकी फोर्स किसी भी एंगल से हम लगा सकते हैं ना, जरूरी है क्या कि उसी पे लगाएं। भाई हम 30 डिग्री से लगा सकते थे, हम 45 से लगा सकते थे, जरूरी है क्या कि हम 60 से ही लगाएं। बट इस क्वेश्चन में 60 था कोइंसिडेंटली, तो हम 60 ले लिए थे। वो दिया था ना क्वेश्चन में, यहाँ देखिए जरा, ये 60 दिया था ना, मैं इसको हटाऊं, इस क्वेश्चन में 60 दिया है तो हमने 60 ले लिया। बाकी 30 दिया रहेगा तो क्या करेंगे, 30 लेंगे। 45 दिया होगा तो बाकी इसको कंपोनेंट में कैसे ब्रेक करना है वो हमने आपको बता दिया। कोई दिक्कत है भैया, बताओ, बोलो भैया। बाकी अगर आपको लिखना हो तो मैंने लिखा हुआ है, सब देख लीजिए कैसे क्या, कोई दिक्कत। यहाँ 60 है, 60 ये कंपोनेंट आ गया, ये इसके लिए है, बाकी ऑलरेडी दिया है इसलिए इसको ब्रेक कर लिए। समझ में आया कैसे आएगा थीटा, आगे बढ़ो। एक चीज और बता दीजिएगा सर, इसमें जो फोर्स की टेंशन ये उधर लग रही थी और डब्ल्यू वाली केस में इधर, तो वहां से माइनस आपने टी कॉस को डब्ल्यू साइन डब्ल्यू साइन 60 का माइनस ऑपोजिट। इसका मतलब समझना चाहते हो, यही ना, इसका मतलब समझना चाहते हो, यही ना। देखो ध्यान से, ये कंपोनेंट कैसे रिजॉल्व हुई है, समझ में आया? कंपोनेंट कैसे रिजॉल्व हुई समझ में आ गया ना, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहां नेट फोर्स 0 है, तभी तो ये रुका होगा। नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स 0, इसका मतलब जो फोर्सेस लग रहे हैं उनका जो वेक्टर सम है वो क्या है, 0 है। वेक्टर सम 0 होने का मतलब डायरेक्शन के साथ लिखना होगा। अगर सेम डायरेक्शन में है तो प्लस करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको प्लस ले रहे हो, क्या लिखोगे बताओ, माइनस डब्ल्यू साइन इक्वल टू में क्या होगा। अब इसको नहीं नहीं बेटा तुम देखो, अब मतलब इस लेवल पे आकर ये सब भी पूछते हो तो सोचना पड़ता है मुझे कि शायद मुझे और डीप में जाना चाहिए था या और डिटेल में बताना चाहिए था। अब वही W क्या भाई, mg है, साइन 60 यहाँ लिखेंगे। साइन 60 वैल्यू कितनी होती है, √3/2 से 2 कैंसिल, रख देंगे वैल्यू। m कितना है 2, g की वैल्यू कितनी है भाई 10, √3 से इंटू कर दिए, कितना आ गया भाई। कोई तकलीफ की बात, कितने तरीके से बताए बताओ, थोड़ा सा ट्राई करो भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हमने कहा चीजें इजी नहीं होंगी। मोमेंटम रेडी करिए, मोमेंटम, मोमेंटम हेडिंग करिए। व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, अगर आपकी बॉडी मोशन में है तो बॉडी की मास और उसकी वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वही उसका क्या होगा, देखो when an object in motion, when an object is in motion, when an object is in motion, then when an object is in motion, then product of its mass and velocity, then product of its mass and what, velocity, then product of its mass and velocity is defined as, then product of its mass and velocity is defined as what, is defined as momentum, is defined as momentum। मोमेंटम को क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं। लीनियर मोमेंटम क्यों, क्योंकि बॉडी किसी लीनियर पाथ पे क्या हो रही है, मूव कर रही है, इसलिए क्या बोलेंगे, लीनियर मोमेंटम। क्या बोलेंगे उसको, लीनियर। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, पी से। नीचे लिखो स्मॉल पी इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल पी इक्वल टू क्या होता है बच्चा, स्मॉल पी इक्वल टू क्या होता है, m इंटू।
अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा भाई बताओ। हाँ, क्योंकि फिजिक्स को वेक्टर में ही पढ़ना है, डायरेक्शन के साथ पढ़ना है बच्चा। अब वेक्टर पढ़े हो तो क्या दिक्कत है, वेक्टर मैंने कहा आना चाहिए, फिजिक्स पढ़ रहे हो अब तो तभी जाकर बनेगा सब। मास तो स्केलर क्वांटिटी है ना, उसके बारे में बना। लिखो बच्चा, पूरा लिखो, पूरा लिखिए। लिख लिया। यूनिट इसकी क्या होगी सीजीएस सिस्टम में, क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सीजीएस सिस्टम में क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड इनवर्स। किसमें है ये, यूनिट से फेमिलियर रहिए। और क्वांटिटी कैसी है ये, वेक्टर क्वांटिटी, आप सबको पता है, जानते हैं। अब मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या है, m है। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या है भाई, m है। वो v वेलोसिटी क्या है, x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। v वेलोसिटी से x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका मोमेंटम हमें कौन से डायरेक्शन में मिलेगा, x एक्सिस के लॉन्ग या y एक्सिस के लॉन्ग। अरे बेटा x डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका मोमेंटम भी कौन से डायरेक्शन में मिलेगा, x डायरेक्शन में मिलेगा। इसको लिखेंगे कैसे, वेक्टर p लिख देंगे या सिर्फ क्या लिखेंगे, px वेक्टर इक्वल टू क्या होगा बताओ भाई, m इंटू वी, और क्या लिख देंगे इसको आप, आई कैप। आई कैप लिख देने का मतलब क्या है, x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है। इसको क्या लिखेंगे, अब ये क्या है, x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो आई कैप के क्या लिखेंगे, माइनस आई कैप लिखेंगे ना। x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में जाओगे तो क्या लिखोगे, ध्यान रखना, ये मैं बता दे रहा हूं फिर से। अगर x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आई कैप, x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आई कैप, y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, j कैप, और y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या लिखेंगे हम, माइनस j कैप। तो भैया ये x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, mv आई कैप, ठीक है भाई। और x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे हम, वेक्टर p या वेक्टर px इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस mv आई कैप। कोई दिक्कत, अगर यही हम y एक्सिस के लॉन्ग जा रहे होते तो, कोई समझाए मुझे, अगर आप y एक्सिस के लॉन्ग जा रहे होते तो क्या लिखते बच्चा, अगर आप y एक्सिस के लॉन्ग जा रहे होते तो, अरे बॉडी का कलर तो ले लेते दूसरा। बॉडी का मास m है और इसकी वेलोसिटी v है, लेकिन y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, बताओ भाई, तो मोमेंटम आप क्या लिखते, वेक्टर p इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर पी वाई इक्वल टू क्या लिखते हैं आप, mv और j कैप लिखेंगे। कब आई कैप लिखेंगे, कब j कैप लिखेंगे, समझ में आ रहा है भाई, कोई दिक्कत, जल्दी लिखो। एक फाइनल मैं पूछूंगा, आप बताना मुझे, हटाओ इसको, इसे हटा दूं। सब लोग रेगुलर रहिए, जितने लोगों के सफर में अभी दिख रहा होगा कि चीजें आसान है ना, कल को न्यूमेरिकल करा दें, आपको समझ में आ जाएगी पढ़ने की जरूरत है। अगर कल मैं न्यूमेरिकल करा दूंगा तो कल के कल समझ में आ जाएगा कि पढ़ने की जरूरत है, इसलिए बहुत लाइटली नहीं लीजिए। मेरा यकीन करिए, एक आध दो चैप्टर अगर ढंग से नहीं हुआ, अगर स्किप हो गया, आप बस सर पटकते रहना, जब तक कोई ढंग से पढ़ाएगा नहीं या देखे हुए नहीं आप, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। सारी स्मार्टनेस धरी की धरी रह जाएगी, चाहे कोई कितना भी बड़ा 30 मार्क का हो, फिर संभाल नहीं पाएगा। हटा दूं, गुड़िया यही बताने जा रहे थे, वाह यार तुम कैसे कैच कर लेती हो ये सब, ये सोच रही हो, इसका मतलब गजब भाई। अब मैं क्या पाऊंगा, देखो मैं नहीं, मेरे लगते जिगर अब तुमसे निपटेंगे, आ जाओ। अब अरे मास इसका m है भैया, v वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ क्या है, थीटा एंगल से जा रहा है, तब मोमेंटम क्या लिखेंगे बताओ। ये y एक्सिस है, ये क्या है भैया, x एक्सिस है। बता भैया, जल्दी जल्दी, अरे थीटा एंगल से जा रहा है, क्या करोगे, कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, वेक्टर p इक्वल टू, बताओ भाई, इसकी जो मोमेंटम होगी क्या होगी भाई, बताओ जरा हमें। p x डायरेक्शन में क्या होगा, mv, और क्या आएगा cos थीटा, और y डायरेक्शन में क्या आएगा, y डायरेक्शन में क्या आएगा, mv sin थीटा आएगा। यही आएगा ना कंपोनेंट में तोड़ने पे,
तो लिखो भाई वेक्टर पी इक्वल टू क्या होगा बताओ, पी एक्स आई कैप पी वाई जे कैप। यहां क्या हो जाएगा बताओ, एम वी कॉस थीटा आई कैप प्लस क्या होगा एम वी कॉस थीटा और यहाँ क्या आएगा जे कैप। क्या ये ठीक है? बोलिए भाई, कोई दिक्कत किसी को? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? हाँ लिखो चलो, डन। एम मास है, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे जा रहा है, इसको मुझे लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे समझ में आ गई बात? अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नहीं आ रहा है तो हर जगह प्रॉब्लम आएगी कि नहीं, इसलिए इसको पढ़ना बहुत क्या था, जरूरी था। भाई द वे मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, क्या कर लिया आप लोगों ने या जाने दिया? पास दे दिया क्या उसको? लिखो लिखो भाई जल्दी लिखो। कहाँ बोलिए? अच्छा हाँ ये ऊपर वाले ना, वेरी गुड। अरे यार इसका मतलब मैं गलत लिख सकता हूँ, अब आप लोग पकड़ लेंगे। क्यों अंदलीप, यही होगा ना? मैं गलती करना चाहता हूं, नहीं टीचर कहते मैं जानबूझ के गलती किया, तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं? मैं चेक कर ऐसे कहते हैं ना लोग, मैं यही चेक कर रहा था, तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं? अरे भैया मुझसे तो गलती से हुआ, हेलो मुझसे गलती से हुआ है, मैं बोल दे रहा हूँ, देख लो ठीक है। चले आगे, मैं कैमरे को बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो जाएगी ना। अब अच्छा क्वेश्चन 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 नोट करो बेटा, बेटा बेटा क्वेश्चन नोट करो। अब मोमेंटम पे और भी चीजें हैं बट अभी आगे बात करेंगे, बट क्वेश्चन नोट करो आप पहले। ये क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, टू बॉडीज हैविंग मासेस 6 kg एंड 9 kg आर सेड टू हैव इक्वल मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम क्या है, सेम है। व्हाइल इन मोशन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज, दोनों की वेलोसिटीज का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। दो बॉडीज है, दोनों का मोमेंटम क्या भाई, सेम है। दोनों का मोमेंटम क्या है, सेम है। दोनों का मोमेंटम क्या भाई, सेम है। हमें निकालना जो है वो देखेंगे। दो बॉडीज हैं बेटा, लिख ले विनोद कुमार। टू बॉडीज हैविंग मासेस 6 kg एंड 9 kg, हाँ बेटा लिख तो ले। 6 kg एंड 9 kg आर सेड टू बी हैव इक्वल मोमेंटम व्हाइल इन मोशन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज, उनके वेलोसिटीज का क्या निकालना है हमें, रेशियो। v1:v2 निकालना है। सिंस क्वेश्चन में क्या दिया है, p1 इक्वल टू p2, दोनों का मोमेंटम क्या है भाई, सेम है। एक बॉडी ए है दूसरी बॉडी बी है, दोनों का जो मोमेंटम है सेम है। अगर इसका p है तो इसका भी p ही है, या p1 इक्वल टू क्या है, p2 है, दोनों का मोमेंटम सेम है। तो पहले का मोमेंटम लिखेंगे तो क्या होगा, m1 इंटू v1, दूसरे का मोमेंटम लिखूंगा तो क्या आएगा, m2 इंटू क्या आएगा, v2। m1 क्या है जरा बताना, 6 kg, और v1 क्या है, यही हमें रेशियो निकालना है। m2 क्या है भाई, 9 kg, v2 कितना है, रेशियो के साथ लेना है। तो v1 अपॉन v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा बता, 9/6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये कितना आ गया 3/2। तो v1:v2 कितना आ जाएगा, 3:2। उनके वेलोसिटीज का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2। ऑप्शन डी इज द वन। बाकी तो क्वेश्चन हमें करना था, लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया बस ऐसे समझने के लिए। बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं बट ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत क्या है, जरूरी है। ठीक है, लिख लिया भाई। लिख लिया, जल्दी चलेंगे दोस्त। जब अच्छे क्वेश्चन करेंगे तो ये सब निकालने में नहीं उलझेंगे, इसको डायरेक्ट लिखना होगा। हमें कैसे लिखेंगे उसका एक कंक्लूजन यहाँ लिखते हैं। ये क्वेश्चंस अपने आप में कुछ डेटा दे रहे हैं, उसको लिखना पड़ेगा। हटाऊं इसको, हाँ क्या, अरे मार्क लिख बेटा। लिखना इफ मोमेंटम p क्या है, कांस्टेंट है, p इक्वल टू क्या है, m इंटू वी इक्वल टू क्या है भाई, कांस्टेंट है। तो फिर क्या होगा भाई, अगर मोमेंटम p कांस्टेंट है तो m1 अपॉन m2 इक्वल टू क्या होगा, v2/v1। मतलब ऐसे समझना, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझना कि अगर दो बॉडीज हैं, दोनों के मासेस क्या हैं, एक का 10 है kg
दूसरे का मास क्या है भाई 5 kg है, और इनका मोमेंटम क्या है p सेम है, मोमेंटम क्या है सेम है, उनकी वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, इनकी वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी। तो v1 इक्वल टू निकल के कितना आ जाएगा 5, और v2 इक्वल टू निकल के कितना आ जाएगा भाई 10, यह आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, इसका क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये एक्सचेंज हो जाएंगे, ध्यान रखना। पहले वाले का जो मास है दूसरे वाले की वेलोसिटी हो जाएगी, जो दूसरे वाले का मास है वो पहले वाले की क्या हो जाएगी वेलोसिटी हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएंगे। देख लो इसको, क्वेश्चन जब करेंगे न्यूमेरिकल करेंगे तो एक्सचेंज करके डेटा ऐसे यूज करेंगे। ये सब डेटा लिखा करो बेटा, कन्वर्टेबल चीजें हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे तो वहां छोटी छोटी चीजें निकालने नहीं बैठेंगे। तब डेटा यहाँ से सीखो, इन्फॉर्मेशन लो और आगे बढ़ो, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से डायरेक्शन में। हम यहाँ मैग्नीट्यूड की बात करें तो डायरेक्शन में पड़े, देख लो लिखा भाई, अभी सबकी बात कर रहा है। जो चीजें हैं पहले उसको देखो आप। देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हेडिंग करिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन साहब का सेकेंड लॉ। देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बाकी ये पता ही होगा न्यूटन साहब का सेकेंड लॉ क्या है भाई। न्यूटन साहब का सेकेंड लॉ क्या कहता है, अगर किसी बॉडी सिस्टम पे हमने क्या किया है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है तो बॉडी में अगर किसी बॉडी सिस्टम पे हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है तो रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा एक्सटर्नल फोर्स, या रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो न्यूटन साहब का सेकेंड लॉ लिखिए क्या कहते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लिखो द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, the rate of change in linear momentum of an object is proportional to the rate of change in linear momentum of an object is proportional to the net या external force applied on it, external force applied on it, that's it, बस लिखो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। मतलब क्या होगा यहां से देखो, मतलब जो हमने फोर्स एफ अप्लाई किया है वो क्या होगा dp बाई dt के क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा, dp बाई dt के क्या होगा मतलब चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम लोग क्या मान लेते हैं k, dp बाई क्या हो गया भाई dt। हम जानते हैं सिंस लीनियर मोमेंटम p इक्वल टू क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, अभी पढ़े ना। सो यहां से f इक्वल टू क्या आ जाएगा k, बहुत ध्यान से देखना इसको, m इंटू वी अपॉन क्या हो जाएगा dt, समझना। d किसको रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको भाई मास में कोई चेंज आएगा क्या अगर हम किसी बॉडी सिस्टम पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो नहीं, तो मास वाले टर्म को बाहर कर लें, अंदर क्या बचेगा dv बाई dt। इसको देखकर कुछ याद आ रहा है, rate of change in velocity with respect to time, this is what acceleration। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा k m इंटू क्या हो गया a, सिंस आप लिख देंगे क्या है एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्या होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? अरे भाई ये सब पढ़े ना पीछे हम लोग। अब जानते हैं इन एमकेएस सिस्टम लिखेंगे, इन एमकेएस सिस्टम k की वैल्यू क्या आती है भाई 1, इसको एज्यूम करके लिखना होता है, एक्सपेरिमेंटली इसको निकाला गया है। इन एमकेएस सिस्टम k इक्वल टू क्या आता है भाई 1, तो फोर्स F इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाँ बच्चे हाँ, तो फोर्स F इक्वल टू क्या होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। वो कैसे आ रहा है आप देख लो, न्यूटन साहब का जो आपने सेकेंड लॉ पढ़ा है फोर्स F इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये कैसे आ रहा है आप देख लीजिए। मैं फिर से बताऊं इसको एक्सप्लेन करूं, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम के प्रोपोर्शनल है, हमने लिख लिया, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाया, कांस्टेंट किया आया,
P इक्वल टू m इंटू वी रखा भाई, मास में कोई चेंज नहीं आएगा, इसको बाहर करेंगे dv बाई dt हुआ। और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो इसके प्लेस पे a रखा क्योंकि a इक्वल टू क्या होता है dv बाई dt होता है। इन एमकेएस सिस्टम के की वैल्यू निकल के क्या आती है 1, यहाँ 1 रख दिया, फोर्स एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत? ठीक है, इसका मतलब क्या है, दैट इज अगर किसी बॉडी सिस्टम पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहां से क्या डेटा निकल के आ रहा है अपने पास, दैट इज आप लिख लेना कि फोर्स एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। इसका मतलब जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी में एक्सीलरेशन भी उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। भाई मास तो कांस्टेंट ही रहेगा हमेशा बॉडी का, तो क्या चीज उसका घटेगा बढ़ेगा, एक्सीलरेशन। जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उसमें उतना ही ज्यादा क्या होगा, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब इन शॉर्ट आप ये समझना, जैसे समझने के लिए लोग बताते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए बताते हैं कि जैसे अगर कहीं पे धुआं निकल रहा है तो आदमी गेस कर लेता है कि कहीं ना कहीं आग लगी होगी, आग जल रही है, कहीं ना कहीं आग जल रही है। तो जब फिजिक्स की हम बात करते हैं, अगर कहीं ना कहीं आपको एक्सेलरेशन देखने को मिल जाएगा तो आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा है इस पे। एक्सेलरेशन जैसे टर्म अगर किसी भी आपको कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलता है, समझ जाना वहां फोर्स है। ठीक है भाई, ठीक है। तो जितना ज्यादा एक्सेलरेशन, भाई जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे एक्सेलरेशन भी उतना ज्यादा क्या होगा इसमें प्रोड्यूस होगा। बाकी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं, आप देख लेना। अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा तो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, फोर्स एफ इक्वल टू क्या होता है, लिख लेना डी वेक्टर पी, इसको लिख लेना भाई। फोर्स एफ इक्वल टू क्या होगा, डी वेक्टर पी अपॉन डी टी, डी वेक्टर पी अपॉन क्या होगा डी टी, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। या मास इंटू क्या होगा एक्सीलरेशन, मास पे तो वेक्टर नहीं बनाएंगे लेकिन एक्सीलरेशन पे वेक्टर बनाएंगे क्योंकि एक्सीलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। लिख लो बेटा, वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो इसको इस तरह से लिखेंगे। वेक्टर एफ इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर एफ इक्वल टू क्या होगा, मैं बड़ा कर दे रहा हूं थोड़ा, लिखो। वेक्टर एफ इक्वल टू क्या होगा भैया, डी वेक्टर पी अपॉन टी, या क्या होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास में वेक्टर नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि भैया स्केलर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन पे वेक्टर बना लेंगे। और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो मान लीजिए एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो तो आप क्या लिखेंगे, एफ एक्स डी पी एक्स अपॉन डी टी, या एम ए एक्स। वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा तो क्या लिखेंगे, एफ वाई डी पी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू क्या होगा, एम ए वाई। और जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा तो क्या लिखेंगे, एफ जेड डी पी जेड अपॉन डी टी, या क्या होगा एम ए जेड होगा, एम ए जेड होगा। कोई दिक्कत, जिस भी एक्सिस के लॉन्ग होगा उसके साथ वो सफिक्स हम यूज कर लेंगे। बाकी डायरेक्शन वगैरह लिखना आता है अपने को, हम लोग देख लेंगे कैसे क्या करना होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े, बढ़िया, हटा लेना। समझने के लिए बताए, बाकी ये अंडरस्टूड है ना, तो इतना तो जानते ही हो। बाकी तो आप लोग जीनियस बचपन से हैं। क्वेश्चन लिखिए, करिए इसको। अच्छा, यहाँ से एक डेटा लिख लेना भाई फिलहाल। चलो ये क्वेश्चन ही करा देते हैं, आइडिया हो जाएगा। सॉल्यूशन आपको देखना ही नहीं था लेकिन आपकी आदत है। हमें सॉल्यूशन चाहिए ही नहीं ना, तो पढ़ने लिखने का मतलब क्या है, क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है। सर क्वेश्चन ही नहीं आया तो क्या सॉल्यूशन देंगे सर। अच्छा, मैं दे देता हूँ। हाँ लेकिन सर क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन तो होना चाहिए। क्वेश्चन मिलेगा भाई, क्वेश्चन क्वेश्चन करते हो तुम। हाँ, जब मालिक इतना कर दे रहे हैं तो कर दीजिए। मोमेंटम P इक्वल टू है 5t स्क्वायर आई कैप प्लस 10t जे कैप। अब करो, मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय वेक्टर P इक्वल टू 5t स्क्वायर आई कैप प्लस 10t जे कैप। बेटा लिख लो, मुंह नहीं फाड़ो अगर मच की तरफ, बट लिख इसको जल्दी। मैसान सुन लिया है, उसी में हवा बन रहा है कि गुरु जी टीचर के भौकाल में। लिख पहले इसको, पढ़ छाता आदमी। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड क्या दिया है भाई, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमें क्या निकालना है, इस पे क्या फोर्स लग रहा है ये निकालना है, और साथ ही साथ इसका क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालना है। क्या निकालना है, डायरेक्शन। टाइम है मेरी जान, और क्या लिखा जाएगा, लास्ट में लिखा जा रहा है ना टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। कुछ तो कॉमन सेंस लगा बेटा,
बहुत सारे सेंस जब होते हैं तो उसमें कुछ कॉमन होता है, बाद में उसी को बोलते हैं लोग क्या। हाँ, चल बड़ा। हमारे एक खास सर हैं जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी तरह बात करने लगते हो बीच बीच में। मैं नाम नहीं लूंगा उनकी, बहुत जिनसे मैं बहुत लगाव करता हूँ उनका नाम नहीं लेता। जो मेरे बहुत करीब होते हैं उनका नाम मैं एक्सपोज नहीं करता, बच्चा ध्यान लेना। अरे आओ सर तो मेरे गुर्दे में रहते हैं। बस जिगर, जिगर के टुकड़े। लेकिन लेकिन चलिए मैं बताता हूँ। देखो मोमेंटम पी क्या दिया बता भाई। गिवन दैट मोमेंटम पी इक्वल टू दिया है 5t स्क्वायर आई कैप प्लस क्या है भाई 10t जे कैप। हमें पहले तो फोर्स निकालना है और वो डायरेक्शन निकालना है कि किस डायरेक्शन पे ये लग रहा है भाई। चलो ठीक है, हम जानते हैं सिंस एफ इक्वल टू क्या होता है भाई डीपी बाई क्या होता है भाई। अब हमें डिफरेंशिएट करना है, इसको वैल्यू रखें हम लोग। तो डी डी टी ऑफ क्या है भाई बताओ जरा, क्या है 5t स्क्वायर आई कैप प्लस क्या है 10t और यहां क्या होगा जे कैप। तो 5t स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रेशन बताओ भाई। इसको लिखेंगे डी डी टी ऑफ 5t स्क्वायर आई कैप प्लस यहां क्या लिखेंगे डी डी टी ऑफ 10t और यहां क्या लिखा जाएगा बच्चा जे कैप। इसको करते हैं, यहां कितना आएगा टी स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रेशन 2t होगा और 5 कोफिशिएंट है तो क्या जाएगा 10t आई कैप और यहां क्या आएगा बजाओ 10 आ जाएगा सिर्फ 10 जे कैप। ये वेक्टर एफ आया, लेकिन हमें वेक्टर एफ कब निकालना था जब t इक्वल टू क्या है भाई जब t इक्वल टू 1 हो। एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड हमें क्या निकालना है भाई। तो कैसे करेंगे इसको, वेक्टर एफ इक्वल टू क्या होगा भाई जहां जहां t है वहां हम क्या रख लें 1 क्या आएगा। सो हो जाएगा 10 इंटू 1 आई कैप प्लस 10 जे कैप। सॉल्व करेंगे क्या आएगा भाई 10 आई कैप प्लस क्या हो जाएगा 10 जे कैप। ये वेक्टर एफ आया। अब हमें निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। क्या निकालना है बच्चा मैग्नीट्यूड। तो मॉड ऑफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्या आएगा भाई 10 तो दोनों में कॉमन ही है, दोनों में कोफिशिएंट 1 बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 10 यहां कितना आ जाएगा √2 न्यूटन। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 10√2। इसका मतलब दो ऑप्शन तो अपने आप एलिमिनेट हो गए, बचे इन दोनों में कोई एक सही है। वो तो दिया है सही क्या है लेकिन निकालेंगे। अगर हमें थीटा निकालना हो तो थीटा निकालने का क्या फॉर्मूला था याद है आप लोगों को। जब डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्या होगा बोलो भाई। जब डायरेक्शन निकालना होता था तो क्या लेते थे हम tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा फोर्स का y एक्सिस वाला जो कंपोनेंट होता था उसको ऊपर लिखेंगे, x एक्सिस वाला कंपोनेंट को नीचे। y एक्सिस का कंपोनेंट क्या है इसका 10 है, x एक्सिस का भी क्या है 10, तो क्या लिखेंगे इसको हम 10/10। क्या पांडे बहुत लेट हो जाता है यार कभी कभी। सो tan थीटा इक्वल टू 1 आ गया भाई। tan के कौन से एंगल पे वैल्यू 1 आती है अब समझ में आ गया कौन सा ऑप्शन सही है भाई बता। आता तो पहले भी थे सर क्योंकि ऑप्शन पहले से सिलेक्टेड है। तो ऑप्शन ए इज द वन। बाकी करने के तरीके हमें सीखने हैं जो हमारे लिए जरूरी है। क्या समझ में आ गया सबको कैसे आ रहा है ये कैसे हो रहा है। कर ले बेटा कर, लिख लो इसको। अच्छे क्वेश्चन है इनकी प्रैक्टिस करो। अभी इसके अपोजिट भी करना है, हम आपको सिखाते हैं कैसे करेंगे। ये क्या कितना जरूरी है। हाँ बच्चा कंपोनेंट तो लिखोगे ना। नहीं 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 बिल्कुल सिर्फ होगा 10 जे कैप लिखा होता तो 0 आ जाता है। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 0। हाँ हर टाइप के क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को, प्रैक्टिस करो और थोड़ा सा नोट्स अपने प्रॉपर बनाइए। और इस संडे हमें नोट्स दिखाइए, चाहे मेरे 1-2 घंटे वेस्ट ही जाए लेकिन मैं नोट्स जरूर चेक करूंगा ठीक है। और उन खास 3 बच्चों पे मेरी विशेष नजर है जिनके पेरेंट्स कल मुझसे मुलाकात किए शाम में कि मेरे वो 3 बच्चे आते ही नहीं, मेरे त्रिमूर्ति जो आते हैं वहां बैठते हैं।
जिनके भी पेरेंट्स का एक बार कॉल या मैसेज आ गया, आप समझ जाना मैं आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाऊंगा। आप तभी तक सेफ है जब तक आपके घर से कोई शिकायत या मैसेज नहीं आ रहा है। मेरा यकीन करिए, मैं हड्डियां तोड़ दूंगा, हड्डियां तोड़ूंगा मतलब बैठा बैठा के यहीं रगड़ रगड़ के पूरा प्लाज्मा दिखा देंगे वाइट वाइट एकदम। मतलब मुझे बायो नहीं आती, बस यही बता रहा। व्हाइट कलर का होता है ना प्लाज्मा, येलो कलर का होता है। अच्छा, प्लाज्मा तो ब्लड का स्टेट है ना, एकदम थोड़ा सा गाढ़ा होता है, डार्क होता है, मतलब एकदम रेड कलर का, वही ना। अरे को लिक्विड वाला पार्ट होता है वही ना, येलो कलर का। देखो गुड़िया बता दी येलो कलर, मुझे नहीं पता इसलिए मैं रुक गया ना। बढ़िया गुड़िया, थैंक यू। आज एक चीज सीख गया, प्लाज्मा येलो कलर का होता है। अच्छा तुम भी बोल रहे थे, अरे भैया, ए बच्चे के लिए ताली बजाओ, बच्चे के लिए ताली। अब बताओ, शाबाशी भी नहीं देते मैं। अच्छा, जो आप डिजर्व करते हैं आपको मिलेगा। इसको हटाए, लिख लिया सबने? अच्छा लिख गुड़िया, जल्दी लिख, जल्दी लिखा दे रहे। इसको हटाऊ ना मैं? तेज लिखो बच्चा। डायरेक्शन का भी लिख लो, थीटा निकाल लो बेटा। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ कोशिश कर सकते हैं, बस सब और क्या करें। देखिए, लिख लिया, लिख लिया। अच्छा तुम लोगों की शिकायत रहती कि सर मेरा नहीं सुनते ना, यही ना? अरे यार नहीं यार, ऐसा थोड़ी है। अरे बच्चा मैं सबकी सुनूंगा, ऐसी बात थोड़ी है। अरे वो नाराज हो गया क्या, कहाँ गया? अच्छा एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा कुछ बेसिक चीजें भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जैसे ये वेट क्या होता है, मास। जैसे आपका वेट, आपको एक्सपीरियंस होता है ना, आप वे करते हैं, कहीं तौलते हैं अपने आप को, जा जाकर कर रहे होंगे। कभी कभी क्या होता था, जो इसकी नीडल होती है टूट जाती है बेचारी, कभी कभी हिलती ही नहीं, 10-5 ग्राम के बीच में ही आके लटक जाती है। आपका जिस तरह से भी वेट हो आप देखेंगे। मैं बस यहाँ एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसे ना आप समझना इस बात को, जैसे जी की वैल्यू हम चाहे जो भी लें, अगर क्वेश्चन में 10 दिया है तो 10 यूज करेंगे, अदरवाइज हम क्या यूज करेंगे हमेशा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चा ध्यान से देखना, देखो आप लोगों की इसीलिए नहीं सुनते क्योंकि आप लोग मेरी नहीं सुनते, समझ रहे हो? ध्यान सुनो, अगर मान लीजिए किसी बॉडी या किसी भी पर्सन का जो भी है वेट, जो कहीं लिखा है, वेट जो लिखा है, सपोज करो 5 kgf लिखा है, kgf, हाँ किलोग्राम फोर्स, kgf किलोग्राम फोर्स लिखा है। फिर कहीं लिखा रहता है न्यूटन में, अगर kgf में लिखा होगा, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो जी की वैल्यू से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जी की वैल्यू जो भी क्वेश्चन में दी होगी 9.8 10 जो भी दिया है यूज कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन। ध्यान रखना, किलोग्राम फोर्स में दिया है, न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो जो जी की वैल्यू है उससे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। एकदम क्लियर रहना, कई बार हम वही डेटा यूज करके मल्टीप्लाई करने लगते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाएगा। एकदम होशियार रहिएगा, अगर किलोग्राम फोर्स में दिया है डेटा तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए जी की जो वैल्यू होगी मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्लीज लिख लीजिए, इसको भूलिएगा नहीं, आप लोग लिख लीजिए। लिख रहे जल्दी जल्दी जल्दी, भूल जाते हो, ये सब मिस्टेक्स हो जाती है। हाँ देख लीजिए, बाकी ये जानते हो न्यूटन भी होता है, किलोग्राम वेट लिखा रहेगा, किलोग्राम फोर्स लिखा रहेगा, तो उसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन आना चाहिए। इसका मतलब न्यूटन से अगर किलोग्राम फोर्स में जाना है तो हमें 10 से या जो जी की वैल्यू होगी उससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। रिवर्स प्रोसेस आप लोग जान ही रहे। 11 तारीख से स्कूल में पेपर शुरू है, मैं किसी स्पीड से चलनी मुझे सिलेबस नहीं खत्म हो पाएगा, तो आरकेडी में आना है। क्या क्या आना, आरकेडी में फिजिक्स के जो पहली वाली बुक है उसके 4 चैप्टर, बाद में 4 और एक रीडाउट। ये हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं भैया, फिजिक्स का चौथा ही है? फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। ये कौन सा चल रहा है, चौथा ही है अपना? ये हां, ये तो ठीक है, क्या फिजिक्स का कंप्लीट है, केमिस्ट्री का। चलो जो नहीं रहेगा देख लेंगे यार, कोई टेंशन लेते हो, 11 तारीख है पेपर, देख ले लेंगे मेरी जान। किस दिन करते हैं।
टेंशन लिख लिया। क्वेश्चन देखो, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हेडिंग करिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स आपका थर्ड, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हेडिंग करिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बेटा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन साहब का थर्ड लॉ क्या कहता है भैया? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लिखो, फॉर एवरी एक्शन, फॉर एवरी एक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट, for every action there is an equal and opposite reaction in the universe, in the universe। इसका मतलब फोर्सेस हमेशा क्या होंगे? पेयर में होंगे। फोर्सेस हमेशा क्या होते हैं भाई? पेयर में होते हैं। to every action there is always an equal and क्या दिया है? contrary reaction, the mutual action of any two bodies are always equally and oppositely directed। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। तो आप मुझे बताओ नेट फोर्स तो जीरो आना चाहिए। अगर किसी बॉडी पर ध्यान से देखना, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, तो नेट फोर्स क्या आना चाहिए? अगर नेट फोर्स जीरो आ जाए तो बॉडी मूवमेंट होगा क्या? तब भी मोशन तो होगा ना। कैसे हो सकता है बताओ सब जाओ। हाँ नहीं बच्चा, लेकिन कैसे? जब नेट फोर्स जीरो आएगा तो हमने क्या कहा था कि कोई मूवमेंट नहीं होगा। बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में होगा, लेकिन आप तो फोर्स लगाते हो तभी तो आगे बढ़ते हो। यहां पर जैसे देखो, आप चल रहे हो, आपके पैर से पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, तुम्हारी अर्थ उस पर क्या है? रिएक्टिव फोर्स लगा रही है, आगे बढ़ रहे हैं। नेट फोर्स जीरो इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों फोर्सेस दो डिफरेंट बॉडीज पे लग रही हैं। जब एक ही बॉडी पे दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन लगेंगे तब नेट फोर्स जीरो आएगा। यहाँ दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन दो डिफरेंट बॉडी पे हैं। हमसे अर्थ के सरफेस पे लग रहा है और अर्थ के सरफेस का हमारी पैर पे लग रहा है। फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन नेट फोर्स जीरो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि दोनों फोर्सेस दो डिफरेंट बॉडी पे लग रही हैं। अगर यही फोर्स दो किसी सिंगल बॉडी पे लगता तो नेट फोर्स हमेशा क्या आता है? जीरो। थोड़ा सा पकड़ के रखना है इसको, समझ रहे हो? नहीं समझे कैसे? डिफरेंट बॉडीज है इसलिए जीरो नहीं आ रहा है। नहीं तो कॉमन सेंस की बात है ना, कहते तो जीरो आ जाना चाहिए भाई, अभी पीछे किया हमने, लेकिन यहाँ जीरो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि दोनों फोर्सेस दो डिफरेंट बॉडीज पे लग रही है, इसलिए नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा। क्लियर है? तो यहाँ क्या है भैया, देखो आप मूव कर रहे हो, आपके पैर से क्या है? फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है, तो ये सरफेस क्या है? आपके पैर पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तभी तो आप चल पा रहे हो। अगर स्लाइडिंग सरफेस में हमने कह दिया थोड़ा सा, मान लीजिए एकदम ऑयल आपने लगा दिया, मस्टर्ड आया, कोई ऑयल आपने क्या किया? स्प्रेड कर दिया। या मान लीजिए बर्फ की सिल्ली है, उस पर हमने चलने के लिए कह दिया, सिर्फ चलने के लिए कह रहा हूँ, लेटा नहीं रहा हूँ, ध्यान रखो यहाँ, चलने के लिए कह रहा हूँ। आप चल पाओगे? बहुत स्मूथ सरफेस होगा, या बहुत कीचड़ है, बहुत स्मूथी सरफेस है, तो आप चल पाओगे? स्किड करोगे आप? क्यों? फ्रिक्शन नहीं है। जैसे आप फोर्स लगा के उसको पीछे धकेलेंगे, क्या होंगे? स्लिप कर जाएंगे, आप क्या होंगे? गिर जाएंगे। इसलिए बारिश के दिनों में जब आपको चलना होता है तो आप अपने पैर क्या करते हैं? एकदम नॉर्मली एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन रखते हैं, भैया स्लिप नहीं करेंगे। पता चला 30 डिग्री एंगल पे रखे 90 बन गया तो बचेंगे ना उससे? बचते हैं कि नहीं बचते हैं? बचेंगे आप हमेशा। थोड़ा सा इसको ध्यान में रखने की जरूरत है, तो ये समझ जाएंगे ये है। अब जैसे ये बॉडी है, अब जरा मुझे बताओ, जो बी बॉडी ए बॉडी के ऊपर रखी हुई है, तो इसका वेट किधर होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो इसके वेट की वजह से इस पे फोर्स लगेगा, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू फोर्स बी, इसको लिखा जाएगा एफ ए बी। क्या लिखा जाएगा? एफ ए बी का मतलब क्या है? फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी। यहां एफ बी लिए, एफ बी ए लिखने का मतलब क्या है? फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू बॉडी ए, एफ बी ए। विथ रिस्पेक्ट टू करते हैं, पता ड्यू टू होता है, विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब रिलेटिवली देख रहे हैं। विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब उसके फोर्स को, उसके मास को इससे हम डिवाइड कर रहे हैं। विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या होता है? रिलेटिवली देख रहे होते हैं, एक को दूसरे से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे हम वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आता है? एक्सीलरेशन। हम वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। विथ रिस्पेक्ट टू की बात करते हैं तो रिलेटिवली देख रहे होते हैं, यहाँ हम उसके इंपैक्ट को देख रहे हैं। तो दोनों डिफरेंट चीजें होंगी ना बच्चा। नहीं तो तुम मिक्स करके यहाँ नेट फोर्स जीरो लिखा दोगे, तुम इस टाइप का कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, या नेट फोर्स जीरो बता दोगे,
दोनों डिफरेंट चीजें हैं, थोड़ा समझ, ठीक है ना। नहीं मैं भी अभी घूर के देखूंगा बटन जैसी आंख से। चीजों को समझना, ये चीजें बहुत माइन्यूट हैं बट बहुत कॉन्सेप्चुअल हैं, नहीं तो आप बार बार मिस्टेक करोगे, पकड़ में नहीं आएंगी चीजें, आपकी ग्रिप में नहीं आएंगी। अपनी ग्रिप को मजबूत बनाना है तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत क्या है, जरूरी है। पकड़ लो इसको। तो एफ बी ए का मतलब क्या है, फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू बॉडी ए। एफ ए बी का मतलब क्या है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बॉडी बी। क्लियर है भाई, क्लियर है या नहीं क्लियर है, ठीक है। फोर्स ऑन बी बाई ए, फोर्स ऑन ए बाई, ये सब क्लियर हो रही बातें। अच्छा एक चीज ये भी ध्यान रखना, ये जो वेट या फोर्स लगते हैं ना, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम होता है। दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, लास्ट ईयर किसी के बोर्ड में क्वेश्चन आ गया, थोड़ा ध्यान रखना इस बात को, मैं बता दे रहा हूँ, या कहीं क्वेश्चन आया था तुम लोगों के बोर्ड में आया था, मैं बताता हूँ। एक ही बॉडी पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच में एंगल 180 डिग्री का बन रहा है, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट। सपोज करो एक बॉडी है, इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है इस साइड में, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो बॉडी मूव तो नहीं करेगी लेकिन बॉडी रोटेट करेगी। बॉडी क्या करेगी, रोटेट। जैसे मान लो जैसे आपके यहाँ छाछ छूछ वाली होता है ना मथनी, हाँ अब जो था मैं तो बस ऐसे बता, मुझे याद नहीं। जैसे आपके यहाँ वो मक्खन मारने वाला उसको क्या बोलते हैं यार, उसको जिससे मखनी, मखनी बोलते हैं उसको, अरे जिसमें दही से वो निकालते हैं, छाछ छूछ निकालते हैं, बट मथनी बोलते हैं उसको, मथनी। उसमें क्या होता है देखो, दो साइड से हम इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगा रहे होते हैं, वो आगे मूव करता है क्या, अपने एक्सिस पे ही रोटेट करते हैं। आप ऐसे करते हो कि नहीं, तो इक्वल और अपोजिट लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है भाई, एक को हम इस एंड से लगा रहे हैं, दूसरा इस एंड से लगा रहे हैं, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है, बट फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में है, रोटेट हो रही है लेकिन मूव नहीं कर रही है। रोटेशनल मोशन है बट ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है, तो लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो गया। फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो क्या होगा, रोटेशनल मोशन होगा, ट्रांसलेशनल मोशन इसमें नहीं होगा। लेकिन लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम हो गया तो दोनों एक दूसरे की इंपैक्ट को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, ना ही रोटेशन होगा ना ही क्या होगा, ट्रांसलेशनल मोशन होगा। ये दोनों केसेस भी बनते हैं, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। ये सब रोटेशनल ट्रांसलेशनल मोशन तब होगा जब ये 180 के अलावा कोई और एंगल पे हो, जैसे दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, मतलब 180 के अलावा कोई और एंगल बन रहा हो। तो मान लो सपोज करो 90 का बन गया, 30 का बन गया, 60 का बन गया, 45 का बन गया, उस केस में क्या होगा, रोटेशनल मोशन के साथ साथ क्या होगा, ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा, मतलब आगे भी जाएंगे और क्या होगा, अपने एक्सिस में भी क्या होते रहेंगे, रोटेट होते रहेंगे। मेरी बात समझ गए, तब उस केस में लगेगा, अदरवाइज हटाओ इसको, ये समझने के लिए है। बाकी ये देखो, जैसे अब एक्शन रिएक्शन पेयर, हमेशा एक्शन और रिएक्शन क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, लेकिन ध्यान रखना यहाँ नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा। नेट फोर्स जीरो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बॉडीज क्या है, लाइन ऑफ एक्शन एक ही है जरूर, बट बॉडीज क्या है, अलग है। अगर सेम बॉडी हो जाएगा तो ये नेट फोर्स क्या आ जाएगा, दोनों क्लियर रखना, इसको नहीं कहेंगे कभी तो कैसे नहीं हो रहा, तो आप कहेंगे हाँ ये तो लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत सिली क्वेश्चन है, मतलब बहुत स्टूपिड सा क्वेश्चन है, बट ये दिमाग में अपने रखना है कि आपको कैसे होता है कैसे नहीं। क्लियर है बात अपनी, आगे बढ़े हम, यही सब फंसेंगे। देखो थोड़ा इसको ध्यान से देखना, इसमें क्या है क्या कैसे क्या। रिक्वायरिंग ऑफ गन की बात होती है, मतलब अभी हम देखेंगे, इसकी बात करेंगे क्या होता है क्या नहीं। जब आप फायर करते हो, ट्रिगर करते हो, तो होता है ना कि बुलेट तो आगे निकल गई, लेकिन गन क्या होती है, पीछे जर्क मारती है, झटका मारती है कि नहीं। आपको कभी आप लोगों ने शूट किया होगा, या हो सकता है शूटिंग वूटिंग किए होंगे, कभी तो जानते होंगे, नहीं किए होंगे तो मतलब कभी करेंगे इन फ्यूचर, मान लो अगर ऑप्शन मिला आपको। फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर, दैट इज एक्शन रिएक्शन पेयर, बोथ एक्ट क्या दिया है, सेम इंस्टेंट। अच्छा एक चीज ये भी है, दोनों एक साथ ही वर्क करेंगे, ऐसा नहीं कभी पंजा मार दिए सुबह तक हमें अर्थ धकेलेगी, पृथ्वी आगे धकेलेगी। दोनों के बीच में कोई टाइम लैग नहीं होगा, जैसे आपने एक्शन किया तुरंत उसका क्या मिलेगा, रिएक्शन, कोई टाइम लैग नहीं होता। हाँ बट दोनों डिफरेंट बॉडीज होती हैं, इसलिए क्या होता भैया, नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा। लाइन ऑफ एक्शन भी दोनों का क्या होता है, सेम ही होता है, लेकिन डिफरेंट क्या होती है, बॉडीज होती है। जैसे हमने गन फायर किया भाई, इस तरह से देखो, बुलेट फायर किया तो क्या होगा, आगे बढ़ेगा, गन क्या होगा, तो इसकी वजह से फोर्स इस पे लगेगा या आगे जाएगा, लेकिन बुलेट की वजह से भाई इसका जर्क पीछे लगेगा, किधर होगा, रिक्वायरिंग ऑफ गन, इसीलिए FR लिखा यहाँ, रिक्वायरिंग ऑफ गन, ये बुलेट का है अपना, कोई दिक्कत वाली बात। देखो अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी सिस्टम रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये तो समझ ही रहे हो, आपको कितनी बार बोल चुके हैं, ऊपर की तरफ ये क्या होगा। अब इसमें देखो एक्शन रिएक्शन पेयर्स की क्या है, थोड़ी सी ये समझना है। कंडीशन फॉर एक्शन रिएक्शन पेयर, ये क्या है,
अकर साइमल्टेनियसली, दोनों क्या होंगे, साथ साथ अकर करेंगे, दोनों क्या होंगे, साथ साथ क्या होंगे, अकर करेंगे। एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेंगे। और क्या होगा, एक्ट अलोंग द सेम लाइन, मैं भी कह रहा हूं ना, लाइन ऑफ एक्शन दोनों का क्या होगा, सेम होगा। और एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट बॉडीज पे वर्क कर रही हैं, है ना, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम नेचर, नेचर भी सेम होगा और क्या होगा, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। क्या बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई डाउट है क्या? हाँ, नेचर सेम होने का मतलब दोनों या तो पुशिंग नेचर के हैं या तो पुलिंग नेचर के हैं। भाई फोर्स को हम दो ही टाइप से अप्लाई कर पाएंगे ना, या तो पुश कर रहे होंगे या तो क्या कर रहे होंगे, या तो दोनों पुशिंग नेचर के होंगे या तो दोनों क्या होंगे, पुलिंग नेचर के होंगे। अब जैसे हम किसी को कंप्रेस कर रहे हैं और किसी को स्ट्रेच कर रहे हैं, दोनों एक ही बात हुई ना आपके, या तो कंप्रेस कर रहे होंगे या तो क्या कर रहे होंगे भाई, या तो पुश होगा या तो क्या होगा, पुल होगा, ऐसे समझो, नेचर इन द सेंस मतलब ये समझो, ठीक। अब जैसे ये चीज है, देखो यही देखो, एक सिस्टम है, कुछ भी इसको जरा समझना चाहना क्या है, इस पे क्वेश्चन ना एफबीडी वगैरह पर ड्रॉ कराएंगे। अभी आपके बुक में नहीं दिए क्वेश्चन, आप लोग जो भी स्टैंडर्ड की बुक पढ़ रहे होंगे उसमें नहीं दिया। एफबीडी की एक अलग क्लास ही रखते हैं, कम से कम 2 क्लास लेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम होता है बच्चा, फ्री बॉडी डायग्राम है। जैसे मान लीजिए कुएं से आप पानी खींच रहे हैं या किसी रस्सी को खींच रहे हैं, 2 बॉडी 3 बॉडी को खींच रहे हैं। कई बार क्या होता है कि किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी को लटका दिए, ऐसे डिस्प्लेस के कैसे, क्या बहुत सारी चीजें होती है, बहुत केसेस हैं इसमें। कम से कम 1 से 2 क्लास लगेंगे आपको समझाने में, मुझे बताने में, लेकिन आप उसको समझेंगे, क्वेश्चन करेंगे। डायग्राम होते हैं दोस्त, उसमें टेंशन निकालने को आता है, फोर्स निकालने को आता है, एक्सेलरेशन निकालने को आता है, वेलोसिटीज निकालने को आती है, बहुत सारे। आर्ट वाले सर को बुलाएंगे, अगर सुनोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत मिलेंगे बेटा। सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, 2 बॉडीज हैं, मान लीजिए एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी बी रखा है। अब इसको हम एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हैं, इसको हम एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हैं। जितना कम सुनने की कोशिश करोगे उतने ज्यादा परेशान होगे, मेरा यकीन करिए। चाहे जो भी बुक पढ़ लेंगे, जो भी कर लेंगे, आपको हो सकता है ज्यादा क्लियर हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सुन लेना चाहिए, बाकी आप समझदार तो बचपन से, समझदार नहीं होते तो सुनते जरूर। 2 and more ऑब्जेक्ट विच इंटरेक्ट विथ ईच अदर फॉर्म में क्या दिया है, सिस्टम। कोई भी सिस्टम कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीका हो सकता है। बाकी सिस्टम और सराउंडिंग की अलग डेफिनेशन ही है, जब केमिस्ट्री पढ़ोगे, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह, और फिजिक्स में भी है थर्मोडायनेमिक्स, तो वहां भी देखेंगे, आप पढ़ेंगे सीखेंगे, लेकिन यहां समझते हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर्स एग्जिस्टिंग विद इन क्या दिया, सिस्टम आर ट्रीटेड एज क्या दिया है, इंटरनल फोर्स। जैसे आप इस बॉडी से हमने इसको क्या डिस्प्लेस किया भाई, तो ये इसलिए फोर्स अप्लाई करेगा, इस बॉडी की वजह से इस बॉडी में फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, किधर लग रहा है, आगे की तरफ। तो फोर्स ऑन बी बाई विच बॉडी ए, तो एन बी ए आगे की तरफ होगा, और इसका क्या होगा, फोर्स ऑन बॉडी ए बाई बॉडी बी। लेकिन जहां पर भी इनका कॉन्टेक्ट सरफेस होगा, मैंने बताया था, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ही आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो भैया इसका इधर आउटवर्ड होगा, इसका इधर क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। भाई पेयर में होंगे ना, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, दोनों सरफेस के क्या होंगे, परपेंडिकुलर, दोनों सरफेस के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। इसका इधर होगा, इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, इंटरनल फोर्स बोलते हैं। फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन बोथ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए सिस्टम बाय सराउंडिंग आर कॉल्ड व्हाट, एक्सटर्नल फोर्स। ये जो फोर्स हम बाहर से लगा रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो बाहर से आदमी पुश कर रहा है इसको, ये क्या है, इसका एक्सटर्नल फोर्स। और ये जो फोर्सेस लग रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल फोर्स। इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल फोर्स बोलेंगे। इनकी डेफिनेशंस कंडीशंस अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग होगी, ये हमें समझना पड़ेगा। अभी के लिए फिलहाल आपको मैं बताता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको समझाता हूं, मतलब अगर थोड़ा सा अगर आप सोचिएगा तो अभी ये चैप्टर हमें मिलेगा, सरफेस टेंशन वगैरह पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा, बट अभी डिटेल में यहां समझ लेते हैं थोड़ा सा, मतलब डीप में ऐसे ब्रीफ देते हैं आपको कैसे क्या। जैसे मान लीजिए ये एक प्लास्टिक की आपके पास कोई पेन है या रॉड है, या मान लेते हैं आपके पास कोई रबर बैंड है, ऐसे कुछ है ना, कुछ समझो। तो जानते हैं हर एक सब्सटेंस मटेरियल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिनको आप क्या बोल रहे हैं भैया, एटम्स बोल रहे हैं। तो जो सब्सटेंस किसी भी मतलब एटम या पार्टिकल से मिलके बने हैं। घर से कॉल आ रहा है क्या, कर लो बता दो, ठंडी लग रही है, आओ आओ, क्या हो, बंद कर दे। आओ बीच में बैठ जाओ, दिक्कत हो, हाँ दिक्कत हो, चलो अरे बेटा सोना नहीं,
यार मेरी बातें लोरी जैसे लग रही है क्या तुम लोग? सर बोलते रहिए सर, नींद एकदम एक्टिव, एकदम इंडस्ट्री। देखो हाँ बच्चा सुनो, ठीक है ठीक, कोई बात, बच्चा बच्चा ओ, मजा आ गया, जीत आओ, चलो यहाँ यहाँ। हम ये कह रहे हैं इंटरनल फोर्स है। इंटरनल फोर्स का मतलब ये दोनों बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, जो दोनों एक दूसरे पे क्या करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ये भी पेयर में होंगे। ये भी क्या होंगे, जो बाहर से आदमी इसको पुश कर रहा है या पुल कर रहा है, वो इसके लिए क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा। क्या होगा, इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे मेरे दोस्त, बाल नहीं टूट गए तो मेरा नाम भी नहीं काका, इसको समझ अब थोड़ा अलग क्लास है तो अलग नाम होगा, इसलिए कह रहा हूं, इसको ध्यान से देखो नहीं परेशान हो जाओगे, समझ गए कि नहीं। अब ये जो भी लिखे हैं इंटरनल फोर्सेस हैं, नोट ऑल सरफेस कंसीडर्ड एज व्हाट स्मूथ, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कंसीडर नहीं किए हैं। क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स कब होगा जानते हो, जब हम इंटरनल फोर्सेस की बात करेंगे, एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करेंगे, साथ साथ फ्रिक्शनल फोर्स की भी बात करेंगे और इसके वेट की भी बात करेंगे। भैया बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं। अभी जितने बाल बच्चे हैं ना, डेंसिटी इसकी कम हो जाएगी, इसलिए इसको ध्यान से समझना, इसको लाइटली नहीं लेना। सब कुछ आपके लिए नया है, बाकी आप पेन भी खा सकते हैं, भूखे आती है या भूखड़ आती है, समझ रहे नहीं पागल नहीं। तो ये सब हरकतें क्यों करते हो? तुम इमेजिन करो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी दिन मुंह में पेन डाल लिया हूँ ऐसे, या मैं कुछ पहना हूँ निकाल के एकदम मुंह में डाल रहा हूँ, बेटा आया समझ में, आया कैसा लगेगा बताओ? मजा आ जाएगा, देख रहा है बेशरम मतलब मैं तो वो बताया था ना, जैसे कि मेरे क्लासमेट थी बीएससी सेकेंड ईयर में, जब मैं था, मैं ग्रेजुएशन के टाइम में, लड़की गाना गा रही थी, उसका जो था ना, उसको क्या बोलते हैं जो तुम लोग लगाते स्कार्फ या दुपट्टा क्या बोलते हैं, गाना गाते गाते उसको लपेटी जा रही थी ऐसे हाथ से। तो एक लड़का पीछे से बैठे, कहा मैडम इसका गाना खत्म करवा दीजिए, बहुत ऊपर था एक तो लड़के मजे ले लेते हैं बेटा, तो वो स्थिति न लाओ, अपनी तो खा ही लिया, बगल वाले का भी लेकर खाना शुरू कर दो, सबको पता चले, बाद में सुबह मम्मी लोगों को पता चले ये पेन लेकर बाथरूम में कौन पढ़ता है दिक्कत हो जाए। पढ़ ले बेटा, आते चल, देख बेटा देख चल। तो मेरे कहने का मतलब, ये सब क्वेश्चन करने के लिए मुझे थोड़ी बहुत आइडिया इन सब चीजों की भी होनी चाहिए, थोड़ा सा आइडिया रखना, इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं, एक्सटर्नल क्या होते हैं, फ्रिक्शनल फोर्सेस की भी अभी डिटेल में बात करेंगे, बट अभी थोड़ा सा ब्रीफ ले रहे हैं कि चीजें कैसे होती हैं, थोड़ा सा समझदारी तो होनी चाहिए ना, कैसे होना है कैसे नहीं। बाकी समझदार तो बचपन से, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्वेश्चन में क्या है देखो जरा, क्वेश्चन को देखो, नोट करो जरा, इसको करते हैं। देखो क्या दिया है, ए पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v इज एक्टेड बाय थ्री फोर्सेस शोन बाय, क्या दिया है, वेक्टर डायग्राम PQR से शो किया। देन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल व्हाट, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होगा। अब अच्छा ये बताओ, हमने कहा था अगर तीनों क्या है साइक्लिक ऑर्डर में है तो नेट फोर्स क्या जाएगा, जीरो। तो नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी हमेशा किस पे रहेगी, रेस्ट। चेंज होगी क्या, जो वेलोसिटी पहली थी अभी भी रहेगी, कोई चेंज आएगा, सिली क्वेश्चन हो जाएगा ना। अगर हमने देख मतलब बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा ना, अगर स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वेक्टर वाला, तो वेक्टर देख रहे हो कितनी जगह काम आ रहा है, इसलिए हमने एम्फसाइज किया था कि वेक्टर आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है। बाकी आप समझदार बच्चे, इसको नोट करो, नोट डाउन कर लो भैया। तीसरे तक में एक जगह वेक्टर नहीं काम आया। बच्चा यही फर्क है कि आप कैसे पढ़ा रहे हो या कैसे पढ़ रहे हो। और मेरा अब मैं क्या ही बताऊं, मेरा तो मैं क्या ही कहूं, पता नहीं आप लोग क्या वेक्टर में नहीं बताते फिजिक्स, वेक्टर में फिजिक्स नहीं बताते, नहीं बताते अंजलि, बताओ बताते बताओ। शुरू में तो बड़ी तारीफ करते थे तुम, हाँ हाँ तो क्या ही कर सकते। लिख बच्चा लिख लिख, ये डायग्राम क्वेश्चन का ये है, क्वेश्चन का डायग्राम ये है। क्या इसका सॉल्यूशन देख के आप समझ पा रहे हैं? अगर साइक्लिक ऑर्डर में अगर साइक्लिक ऑर्डर में है तो नेट फोर्स क्या आएगा भाई, क्योंकि तीनों का सम क्या आएगा,
एक बार सब करना, मुझे चेक नहीं करना, क्योंकि मैं हर चेकआउट में पास हो जाता हूँ बेटा। उससे कुछ नहीं पता चलेगा। चल यार, एफ नेट इक्वल टू क्या है भाई? जीरो। क्यों? क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में मैंने बताया था ना, अगर साइक्लिक ऑर्डर में रहेगा तो हमेशा क्या आ जाएगा? या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ये हो जाएगा जीरो। तो कैसे निकालेंगे भाई बताओ? नेट फोर्स अगर जीरो हो गया तो फिर क्या हो गया? नेट फोर्स अगर जीरो आ गया तो फिर क्या है? अगर बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो अभी भी क्या है? v वेलोसिटी से मूव करेगी। वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा क्या? जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा तो कोई एक्सीलरेशन नहीं, कोई एक्सीलरेशन नहीं, तो कोई एक्सीलरेशन नहीं, तो वेलोसिटी v क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो क्या लिखेंगे? रिमेन्स कांस्टेंट। कोई दिक्कत? इतना झाम ताम करने की जरूरत है क्या? नहीं। इतना झाम ताम करने की जरूरत है क्या? है ना? इतनी उल्फत उठाने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट ये समझो, लिखो। बाकी बचपन से तुम जानकार आदमी हो। जब नेट फोर्स जीरो हो गया तो क्या होता भाई? फोर्स एफ नेट इक्वल टू क्या होगा भाई? मास इंटू क्या होता है? एक्सीलरेशन। एफ नेट जीरो हो गया, मास इंटू एक्सीलरेशन क्या होता है? डीवी बाई डी टी। एम से इधर डिवाइड करेंगे, क्या गया? जीरो। तो यहां से वी इक्वल टू क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। वी इक्वल टू क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। ये लिख लो भाई। तो वेलोसिटी वी क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। ये सब निकालने के तरीके हैं, ध्यान रखना, याद रखना। जीरो डी टी इक्वल टू क्या आता है? कांस्टेंट आता है। ये सब टर्म्स ऐड करते रहना। जीरो का इंटीग्रेशन क्या आता है? एक कांस्टेंट टर्म आएगा, वही ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो ऐड करते हैं वही आएगा। जीरो इंटू डी टी क्या आता है भाई? लिख ले भाई, इसको लिख ले भाई। नेट फोर्स मैं इसको लिख दूं क्या अलग से? हाँ, आ रहा है समझ में भाई? एफ नेट इक्वल टू जीरो हो गया। फोर्स एफ इक्वल टू क्या आता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ क्या रख लेंगे? जीरो। एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? डीवी बाई डी टी। मास को डिवाइड करेंगे, जीरो हो जाएगा। डीवी बाई डी टी इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। इसके आगे का जो टर्म है ना वो ऐसे है, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इक्वल टू क्या आ गया? इंटीग्रेशन जीरो डी टी। तो डीवी का क्या हो जाएगा अभी, और यहाँ जीरो का क्या आएगा? कांस्टेंट मैंने बता दिया। हाँ, कहाँ बच्चा? हाँ, तो नेट कहाँ? अरे बेटा, कि नेट फोर्स जीरो है, ये चीज हमने क्यों लिख दिया जीरो? क्योंकि नेट फोर्स क्या है? इसके नीचे ही तो जीरो लिखा हूं। अगर कोई यहाँ एफ नेट लिखा है, इसके नीचे जीरो लिखा है, इसका मतलब किसकी वैल्यू रखे? और यहाँ क्या है? एफ नेट वही लिखा था, वही लिखा, वही लिखे। छोटे छोटे चुन्नू पुन्ने एलकेजी यूकेजी वाले बच्चों की तरह बात करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लेकिन इसके पहले एक दो चीजें और पढ़नी है, कहो तो मैं इसको करा दूं, या कुछ आप लोगों के डाउट्स वगैरह हो तो ले लें, क्योंकि बहुत दिन से आप लोगों की मैथ्स की क्लास नहीं चल रही है ना। हाँ, आप लोगों की जो शेड्यूल है ना पढ़ने लिखने की, वो थोड़ा सा मतलब आने जाने वाला और पढ़ने लिखने का बड़ी सारी दिक्कतें एक साथ कन्वर्ज कर रही है। नेट फोर्स जीरो तो नहीं हो रहा है, बट ये चीजें मोशन में नहीं आ रही है। रेस्ट। हाँ हाँ, नहीं तो दीक्षा 5:30 से कर ले। बोलो। हाँ, सबको पूछ ले रहे हैं, तुम बताओ तुम्हें दिक्कत है? बोलो ना दिलीप, तुम्हारी कंडीशन क्रिटिकल है, तुम्हारा आंसर तुम्हारे मम्मी के पास है, यही ना? तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? मुझे बताइए। दो पॉसिबिलिटी है।